दोस्ती अमीर गरीब की। पाठ के उद्देश्य। किसी भी परिस्थिति में अपने चरित्र पर संयम रखना। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था, मैं एक गरीब क्लर्क का। हम दोनों घनिष्ठ मित्र थे, परंतु किसी किसी बात पर परस्पर बहस होती रहती थी। मैं जमींदारों की बुराई करता, वह कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। उसके विचार से छोटे बड़े हमेशा होते रहे हैं और होते रहेंगे। नौकरों से वह सीधे मुंह बात नहीं करता था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता। इस बार दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर नहीं जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए नहीं थे, न ही घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता था कि वे मुझे जो कुछ देते हैं उनकी हैसियत से वह बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था। जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने के लिए निमंत्रित किया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। सोचा ईश्वरी के साथ रहते हुए परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी, क्योंकि अमीर होकर भी वह मेहनती और कुशाग्र बुद्धि था। ईश्वरी ने कहा, देखो भाई, एक बात का ख्याल रखना, वहां अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूं। ईश्वरी हंसते हुए बोला, तुम गलत समझते हो। मैंने भी कहा। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया। गाड़ी रात 9 बजे चली और सवेरा होते होते हम मुरादाबाद पहुंच गए। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। उनमें से एक ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूं कहिए कि इन्हीं की बदौलत मैं इलाहाबाद में पड़ा हुआ हूं, नहीं तो कब का वापस आ गया होता। उन लोगों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा। उस सज्जन ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन ये तो बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण करते हुए कहा, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं, पुराने सारे कपड़े जला डाले। यूं कहो कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर इनकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से छूट कर आए हैं। दूसरे सज्जन बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव कम ही देखने में आता है। ईश्वरी का यह मजाक मेरे सिवा और किसी को समझ नहीं आया। ईश्वरी का घर क्या था? किला था। इमामबाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि से मेरा परिचय कराया और उसी अतिशयोक्ति के साथ कि मैं बहुत अमीर घर का लड़का हूं। मेरी ऐसी हवा बंधी कि कुछ न पूछिए। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से पूछा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीत कर रहे हो? जरा देर बाद उनका नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पैर दबाओ। मेरे जीवन में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोंचले, रईसों का गधापन, बड़े आदमियों की अय्याशी और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता था, और आज मैं ही रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने गए। पहले अपनी धोती मैं खुद धो लिया करता था, मगर यहाँ मैंने भी ईश्वरी की भांति अपनी धोती धुलने के लिए छोड़ दी। आज मुझे अपने हाथों अपनी धोती धोने में शर्म आ रही थी। भोजन करने से पहले कहार ने ईश्वरी के पांव धोए। मैंने भी पांव बढ़ा दिए। कभी इन बातों की मैं आलोचना किया करता था। मेरे वे विचार न जाने कहां चले गए थे। ईश्वरी के घर मैं यानी महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था।
भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा सी देर न होने पाए, बिछावन ठीक समय पर लग जाए। मैं ईश्वरी से ज्यादा नाजुक मिजाज बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी भले ही अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों कैसे अपना बिछावन बिछा सकते थे? उनकी महानता को बट्टा लग जाता। एक दिन मेहरा जब 11:30 बजे बिस्तर लगाने आया तो मैंने ऐसी डांट लगाई कि उसको कई दिनों तक याद रहा होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, ये सब इसी व्यवहार के योग्य हैं। छुट्टी खत्म होते ही हम प्रयाग के लिए चल पड़े। गांव के बहुत से लोग हमें पहुंचाने आए। मैंने भी अपना पात्र खूब सफाई से खिला और अपनी कुबेरोचित व्यवहार की मुहर हर एक के हृदय पर लगा दी थी। जी तो यही चाहता था कि नौकरों को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ था। वापसी का टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे लेटे, जा रहे थे सिकुड़े हुए। एक आदमी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बांधे मेरी सीट के पास ही खड़ा था। बैठने की तो कहाँ, गठरी रखने की भी कहीं जगह न थी। बार बार उसकी गठरी मेरे मुंह से टकराती। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरे उस गवार का आकर मेरे मुंह के पास खड़े हो जाना ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। मैं कुछ देर तक धैर्य रखे बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ढकेला और 2 तमाचे